जी पीपल, am I audible? Yes, sir. चलो राइट। जी जनाब, तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे कि इस टेबल को देखते हुए कि ये हमारे पास ये टेबल था। यूं यूं समझ लें, इसको अज्यूम कर लें कि ये एसक्यूएल सर्वर की डाटा ग्रिड व्यू है, और है भी। अब आप यहाँ पर ये देखें कि ये मेरे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू जो है, ये तमाम क्या है, ये मेरा एक्चुअल डाटा है। बट ये क्या चीज़ है, सही है, इसको समझिए कि अगर मैं यहाँ पर किसी भी एक को सेलेक्ट कर रहा हूँ तो वो पूरे एक रॉ को सेलेक्ट कर रहा है। ठीक है, ऐसा ही हो रहा है। तो इसी तरीके से इसको कहते हैं रॉ इंडेक्स। क्या कहते हैं? रॉ इंडेक्स। जो सबसे पहली रॉ होगी वो हमेशा जीरो पे होगी। एरे का कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना सबने? एरे पता है Yes, क्या? sir. एरे में जो पहला एलिमेंट आता है वो कौन सा इंडेक्स पे जाता है बाय डिफॉल्ट? Zero. जीरो पे जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर हर रॉ जो होगी, कोई ना कोई इंडेक्स उसका होगा, रॉ इंडेक्स जिसको हम लोग कहते हैं। तो पहली जो रॉ होगी वो हमारा जीरो इंडेक्स, फिर 1 2 3 सो एंड सो फोर्थ। ऑल राइट, ये बात क्लियर है? तो अब इसी तरीके से यहाँ पर हम लोगों ने बात की थी कि भाई जो डाटा ग्रिड व्यू का इवेंट था, मैंने एक डाटा ग्रिड व्यू भी दिखाया था कि उसमें ये वाले इवेंट कब चलेगा, कि जब हम इसी तरीके से जो डाटा ग्रिड व्यू की जो रॉ पे जब एक क्लिक करेंगे तो कोई भी रॉ सेलेक्ट होगी, तो वो रॉ सेलेक्ट होना वो इस इवेंट का काम है। ये वाला पूरा ब्लॉक खुल जाएगा। अब उस इवेंट में हमारे पास लिखा हुआ है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट में वैल्यू आ रही है डाटा ग्रिड व्यू सेल माउस इवेंट। डाटा ग्रिड व्यू सेल माउस इवेंट, इसका क्या मतलब ये है कि भाई हम हमारा ये तो इवेंट चल रहा है, लेकिन हम उस डाटा ग्रिड व्यू को स्पेसिफिक, ये भी तो सेल है ना एक, सही है, ये भी तो सेल है। इस सेल पे हम लोग क्लिक कर रहे हैं तो उस सेल की वैल्यू लेके आ रहा है। तो अब यहाँ पे हमने क्या लिखा कि भाई जो भी डाटा ग्रिड व्यू की रॉ सेलेक्ट की गई है और जिस रॉ, यानी उस रॉ का इंडेक्स किस में आएगा, इंडेक्स को कौन उठाएगा, जिस रॉ को हमने सेलेक्ट किया है, और उसका सेल। अब सेल नंबर क्या होगा? यकीनन ये होगा, अगर मैं इस रॉ को सेलेक्ट करता हूं तो इसका सेल नंबर क्या होगा? जीरो। तो यहां पर मैंने दे दिया जीरो, सही है। सेल नंबर अगर हम यहाँ पे इसकी बात करें तो अब देखें, ये तो पूरी एक रॉ है और इसका सेल नंबर क्या है? पहला सेल ये है, दूसरा सेल ये है, तीसरा सेल ये है, चौथा सेल ये है। तो आईडी कौन से सेल में है? सेल नंबर जीरो। ये सेल जीरो है ना, फिर ये वन होगा, ये टू होगा, ये थ्री होगा। तो यहां पर मैंने क्या लिखा कि सेल नंबर जीरो। तो जब भी इस डाटा ग्रिड व्यू के रिकॉर्ड को सिलेक्ट करेंगे, जो पहले सेल की जो वैल्यू होगी वो मैंने यहाँ पे लिखी कि भाई सेल जीरो की जो वैल्यू है उसको स्ट्रिंग में उठा के लेके आओ और स्ट्रिंग से इंटीजर डॉट पार्स करो और आईडी के वेरिएबल में फेंक दो। इस लाइन का ये मतलब है। आई होप कि नहीं समझ में आया होगा। Sir, ये E dot raw index क्या है? चलो एक सर ये काम ई करो, डॉट बल्कि एक काम करो, रुको, मुझे दो लाइनें और लिखने दो। मैं पहले उसको इम्प्लीमेंट करके दिखा दूं तो उससे ये समझ में आ जाएगा कि ये कहानी क्या चल रही है। सही है, लिख लूं मैं यहाँ सर वो पर? तो पता चलता है कि आप हाँ हाँ, रो सेलेक्ट कर रहे हो और जीरो वाला वो कर रहे हो, लेकिन ये ई डॉट रॉ इंडेक्स क्या कहानी है, ये नहीं समझ आया। वो इंडेक्स ये की सर कुछ आप कहानी लिख ले देखना। पहले। चलो मैं लिख लेता हूँ, मैं आपको बताता हूँ फिर। अब मैं चाहता हूँ कि भाई नेम में ये आना चाहिए। तो नेम क्या है मेरे पास? टेक्स्ट बॉक्स। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई टेक्स्ट बॉक्स वन के टेक्स्ट में क्या आना चाहिए। अब इसमें मुझे पार्स करने की तो जरूरत है नहीं क्योंकि स्ट्रिंग है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डायरेक्ट डाटा ग्रिड व्यू वन डॉट रॉस और इसके अंदर ई डॉट रॉ इंडेक्स और उसकी जो सेल की वैल्यू है डॉट सेल। सेल की वैल्यू अब यहाँ पे आएगी वन डॉट वैल्यूज डॉट टू स्ट्रिंग। इसी तरीके से टेक्स्ट बॉक्स टू डॉट टेक्स्ट, मैं यहाँ पर सिर्फ सेल का नंबर चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ पे इसको
यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉपी कर लेता हूँ, इक्वल टू, अब यहाँ पे सेल नंबर मेरे पास आ जाएगा 2। इसी तरीके से ये आ जाएगा मेरे पास टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू, और ये आ जाएगा मेरे पास 3। अब इससे होगा क्या देख लेते हैं, क्या काम हो रहा है, पहले बिल्ड कर लेते हैं अपने सॉल्यूशन को। तो कोई एरर नहीं दे रहा, इसको स्टार्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर डिस्प्ले करते हैं, ये रिकॉर्ड डिस्प्ले हो गया। अब मैं किसी एक पे क्लिक कर रहा हूँ ना, तो अब आप यहाँ पे देखें रिकॉर्ड उसका आ रहा है। मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये वाला रिकॉर्ड आ रहा है, मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये वाला रिकॉर्ड आ रहा है, मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये वाला रिकॉर्ड आ रहा है। अब समझना इस बात को, मैंने रॉ पिक की, अब ये रॉ है। अब इस चीज से समझो कि आईडी को समझो, डेटा ग्रिड व्यू की रॉ को पिक किया। अब रॉ के कौन से इंडेक्स को पिक किया भाई, 0 1 2 3। मैंने यहाँ पर कौन से इंडेक्स को पिक किया, 0 1 2 इंडेक्स को पिक किया। तो जो भी इंडेक्स होगा वो इसमें आ जाएगा, ई में आ जाएगा। अब उसमें उस इंडेक्स में कौन से सेल की वैल्यू को आपने पिक करना है, इस इंडेक्स के, मैं आईडी की बात कर रहा हूं ना, तो आईडी कौन सा सेल इंडेक्स है, 1 2 3 4, सॉरी 0 1 2 3। सेल कौन सा है मेरे पास आईडी का, 0 सेल है, ठीक है। उस रॉ का 0 सेल ये है, 1 सेल रॉ। लेकिन अगर मैं रॉ इंडेक्स की बात करूं तो रॉ ये है मामा, 0 1 2 3। लेकिन मैं स्पेसिफिक रॉ के, सर ये आईडी नंबर पिक करना ऐसे जैसे हम लोग वहां कंडीशन देते थे वेयर की। वेयर की, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया है। अभी जब हम लोग अपडेट की क्वेरी लिखेंगे ना, तो वहां पे आईडी का वेरिएबल पास करेंगे, तो वेरिएबल में ये वैल्यू होगी। वेरी गुड, बिल्कुल सही पिक किया है। तो अब समझ में आ रही है कहानी कि सेल नंबर 0, उसकी जो वैल्यू होगी उसको इंटीजर डॉट पार्ट्स में चेंज करो, पार्ट्स करो और आईडी में दे दो। इसी तरीके से उसी, अब टेक्स्ट बॉक्स 1 की बात कर लो, तो डाटा ग्रिड व्यू 1 में अगर मैं इसी रॉ को पिक कर लूं, तो अब आप यहाँ पे देखो रॉ इंडेक्स क्या है, 0 1 2। 2 रॉ इंडेक्स आ गया, और 2 रॉ इंडेक्स में कौन सा सेल नंबर अब पिक होगा नेम के लिए, नेम ये है, तो 0 और 1। अब यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, 1 सेल नंबर। इज इट क्लियर, उसकी वैल्यू स्ट्रिंग में दे दो और इसमें डिस्प्ले कर दो। इसी तरीके से टेक्स्ट बॉक्स 2, टेक्स्ट बॉक्स 2 अगर मैं इसी इंडेक्स की बात करूं तो रॉ इंडेक्स क्या हो गया, ये हो गया, जो भी आएगा। लेकिन सेल इंडेक्स क्या हो गया, 0 1 और 2। तो जो 2 में जो सेल इंडेक्स क्या है, 2 में जो भी वैल्यू आएगी स्ट्रिंग में, उसको कन्वर्ट कर दो और देन उसके बाद इसमें भेज दो। ये बातें क्लियर हुई या नहीं आई समझ में अभी भी? सर ये आप अपडेट करने के लिए सेलेक्ट कर रहे हो सर? ये अपडेट करने के लिए मैं सेलेक्ट कर रहा हूं। ये यूं समझ लो कि अभी सिर्फ इस इवेंट पे काम किया है, मैं किसी भी रॉ को पिक कर रहा हूं, सही है। अब ये रॉ इंडेक्स क्या है, 0। अब आईडी के वेरिएबल में आईडी की वैल्यू जा रही है। अगर हम यहां पर इसको रन टू कर्सर करके अगर हम लोग यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर आईडी की वैल्यू जो है वो इनिशियलाइज हो गई होगी। चेक कर लेते हैं, मैं यहाँ पर लगा देता हूँ ब्रेक पॉइंट। अब यहाँ पर देखिएगा, स्टेप ओवर, ये कनेक्शन, देन उसके बाद इनिशियलाइज कंपोनेंट, और देन ये मेरे पास एप्लीकेशन रन होगी। आईडी की मैं यहाँ से वैल्यू पिक करूँगा। तो अब यहाँ पर मैं आता हूँ, तो आईडी की वैल्यू
सर यहाँ पे आप 1 लाना चाह रहे हैं? यानी आईडी की, दरअसल मैं जो हूँ ना रन टू कर्सर करना चाह रहा हूँ कि मैं रन टाइम पे ये दिखाऊं कि भाई इसमें वैल्यू जो है वो वहां से पिक होके आ रही है। हाँ, यानी 1 दिखाना चाह रहे हैं जो आप चलो जिस मैं पर यहाँ क्लिक पर करेंगे। इसको रन टू कर्सर करता हूँ, डिस्प्ले। अब यहाँ पर देखिएगा आईडी की वैल्यू, जब मैं इसको स्टेप ओवर करूंगा तो अब यहाँ पर देखिए आईडी की वैल्यू क्या आ गई। मैंने कौन सी रॉ को पिक किया, फिर यहाँ पर स्टेप ओवर, फिर स्टेप ओवर, फिर स्टेप ओवर। यहाँ पर देखिए क्लास मैंने किस रॉ को पिक किया, 3 को पिक किया था ना, 3 वाली को। तो यहाँ पर आईडी आप देखें, आईडी की क्या क्या वैल्यू है, 3। ठीक है, ये समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है भाई, गॉट दैट पॉइंट। तो अब जिन हजरात को समझ में नहीं आया उसको दोबारा रिपीट कर लेते हैं भाई, नो इशू, लेकिन चीज को समझ लो भाई। क्या चीज समझ में नहीं आई बताइए भाई। सर शुरू से नहीं आया ये जो आईडी डॉट इज इक्वल टू एनी डॉट पर। भाई देखो सिंपल, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये मैंने डिस्प्ले किया, ये डाटा ग्रिड व्यू तो समझ में आता है ना। अब इस डाटा ग्रिड व्यू में हर रॉ, तमाम रॉज हैं। कितनी रॉज हैं, 1 2 3 4। अगर मैं किसी भी रॉ को पिक करता हूं तो ओवरऑल रॉ का इंडेक्स यहाँ पे कोई ना कोई जनरेट हो रहा होगा, 0 1 2 3, राइट। लेकिन हर रॉ में कोई ना कोई सेल भी है, एक सेल, दो सेल, तीसरा सेल और चौथा सेल। ये समझाने का मकसद है। अब मैं फॉर एग्जांपल इस रॉ को सेलेक्ट कर रहा हूं, तो रॉ इंडेक्स में कौन सी रॉ का इंडेक्स आना चाहिए, कि अब मैंने यहाँ पर रॉ नंबर 0 के बाद 1 को पिक किया, और उस रॉ पे जो सेल नंबर 0 है आईडी, सही है, फिर सेल नंबर 1 है नेम, सेल नंबर 2 है ईमेल, और सेल नंबर 3 है CNIC नंबर। तो अब यहाँ पे नोटिस करो मैंने रॉ नंबर 2 को सेलेक्ट किया, और उसमें जो सेल नंबर क्या है, 0 है, तो वो 0 पे क्या है, आईडी है। तो आईडी उठ के इस वेरिएबल में आके पास हो जाएगी, ये वाली आईडी। सेल नंबर 1 में क्या है, सेल नंबर 1 में क्या है, नाम है, नाम उठ के नाम की टेक्स्ट फील्ड में आके प्रिंट हो जाएगा। इसी तरीके से ईमेल, इसका सेल नंबर क्या है, सेल नंबर 2 है, तो 2 ठीक है। तो ये ईमेल जो है वो टेक्स्ट बॉक्स 2 में आके प्रिंट हो जाएगी। ये समझाना चाह रहा हूँ। तो आप इससे खुद ही इंप्लीमेंट कर लो, आप इसमें खुद ही देख लो ना कि आईडी के अंदर आईडी की वैल्यू जा रही है। इस टाइम मैंने यहाँ पर अगर 3 पिक किया या जो भी वैल्यू पिक करी, तो यकीनन आईडी के अंदर वो वाली वैल्यू जा रही है। और सामने नेम के अंदर टेक्स्ट बॉक्स में ये वाला नेम उठ के आ रहा है। अगर मैं इसको सेलेक्ट करूं तो ये फदीन का नेम उठ के आ रहा है, अगर मैं इसको सेलेक्ट करूं तो ये मेरा नाम उठ के आ रहा है। इसी तरीके से रिस्पेक्टिव ईमेल से उठ के ईमेल की टेक्स्ट बॉक्स पे वैल्यू आ रही है इस लाइन के थ्रू, इस लाइन की वजह से, थर्ड वाली। फोर्थ CNIC उठ के यहाँ पे आ रहा है, तो टेक्स्ट बॉक्स 3 में CNIC नंबर उठ के आ रहा है। अब हमें क्या करना है, ये इवेंट वैल्यू सेलेक्ट कर ली। वंस जब वैल्यू सेलेक्ट कर ली तो अब हमें क्या, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई जब मैं डिस्प्ले करूं, कोई भी रिकॉर्ड सेलेक्ट करूं, अब मैं अगर उस्मान को उस्मान खान कर दूं और जब मैं अपडेट कर दूं तो मेरे पास यहाँ पे उस्मान खान हो जाए। अब ये अपडेट कैसे होगा विद रिस्पेक्ट टू आईडी मुझे करना है, क्योंकि आईडी हर किसी की एक यूनिक वैल्यू है। आपकी अपनी मर्जी है कि भाई आईडी से कर लो या CNIC नंबर से कर लो, इट्स अप टू यू। तो आपको यहाँ पर CNIC नंबर भी पिक हो जाएगा, लेकिन हम क्योंकि प्राइमरी वैल्यू से करेंगे तो हमने आईडी ली। तो अब ये करने का तरीकेकार क्या है, अब अपडेट में जाओगे, अपडेट में जाने के बाद यूनिक वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं? ठीक, यूनिक वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं? जैसे यूनिक समझे वैल्यू मैंने क्यों नहीं कर सकते, कर जीमेल सकते हैं। चेंज की हो। हाँ हाँ कर सकते हैं, अपडेट कर रहे हैं ना। अब आप क्या करो, सिंपल ये वाले कोड को कॉपी कर लो और यहाँ पर लाकर पेस्ट कर दो।
और सिर्फ यहाँ पर क्या करो कि भाई क्यूरी चेंज कर दो। अब क्यूरी क्या होगी, अब क्यूरी भी अब हम पैरामीटराइज क्यूरी लगाएंगे। क्यूरी ये होती है कि भाई अपडेट करने की, अपडेट टेबल का नाम और सेट कर दो वैल्यू, सेट ये आ जाएगा हमारे पास पी नेम इक्वल टू @ nm, ठीक है। फिर यहाँ पर कॉमा लगाएंगे, कॉमा आता है तो यहाँ पे हमने कॉमा लगा दिया। यहाँ पे पी ईमेल इक्वल टू @eml, राइट। इसी तरीके से कॉमा के बाद अगला क्या था हमारे पास, CNIC इक्वल टू @CNIC। फिर आप लोग क्यूरी लगाओगे वेयर की, वेयर PID पर्सन ID इक्वल टू, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, हमने यहाँ पे भी पैरामीटर दे दिया। कौन सा पैरामीटर, हम यहाँ पे ID सर का वो आईडी पैरामीटर लिखेंगे दे ना? रहे हैं, ठीक है। हम पैरामीटर के थ्रू दे रहे हैं ना, तो यहाँ पर एक और पैरामीटर दे दो आप, cmd डॉट पैरामीटर डॉट ऐड विद वैल्यू। और ऐड विद वैल्यू में आप पैरामीटर कैसे दोगे, यहाँ पे पैरामीटर का नाम लिखोगे @id कॉमा, अब यहाँ पे लिखोगे ID का वेरिएबल, क्योंकि ID में वैल्यू जाएगी। अब ये चीज आई होप के समझ में आई होगी कि ID का वेरिएबल क्यों उठाया और वहां पे इवेंट में क्यों काम करवाया। अब इस इवेंट से जो भी ID की यूजर ID आएगी वो किस में आएगी, इस वेरिएबल में तो आएगी। फिर ये वेरिएबल यहाँ पर चेक हो रहा है इस पैरामीटर के थ्रू कि भाई बताओ कौन सी ID की वैल्यू है, उस रिस्पेक्टिव ID के बिहाफ पर रिकॉर्ड को क्या करेगा, अपडेट कर देगा। और मैं यहाँ पे मैसेज लिख देता हूँ रिकॉर्ड अपडेटेड, सही। अब आप इफ एल्स की कंडीशन लगा लेना, जो भी हुज्जत है वो आप लोग अपने एंड से पूरी कर लेना। हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो ये है। अब क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, डिस्प्ले कर लेते हैं रिकॉर्ड को। किसी भी रिकॉर्ड को अगर हमें चेंज करना है तो मैं आबदीन अली को आबदीन अली खान कर देता हूँ। अब मैंने नेम चेंज कर दिया, मेरी अपनी मर्जी कि मैं सिर्फ नेम चेंज करूं, सारी चीजों को छोड़ दूं। तो मैं यहाँ पे अपडेट सर करता एक और चीज हुई है हूँ, रिकॉर्ड अपडेट हो गया जी। कि अगर वही पुराना वाला दोबारा ऐड हो जाएगा तो वो फिर खराब नहीं करेगा? तो ट्राई कैश लगा लो। मतलब अगर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आब्दीन अली पहले था और दोबारा आब्दीन अली लिखा जाए तो खराब हो जाएगा ना कोड, क्यों होगा, या क्रैश हो सकता है? क्यों होगा, यूनिक की थोड़ी लगाइए, क्यों होगा ठीक है। क्रैश। देखो आबदीन अली खान है ना, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं इसको डायरेक्ट ये कर रहा हूँ, अपडेट कर रहा हूँ। रिकॉर्ड अपडेटेड, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ेगा। हाँ मैं अगर यहाँ पर इसकी ईमेल यानी इसके CNIC नंबर में कुछ कर दूं, ठीक है। अब आबदीन 1 ईमेल भी चेंज कर दूं, मैं इसको अपडेट कर दूं, सही है। और फिर उसके बाद डिस्प्ले कर लूं तो यहाँ पे देखें CNIC भी चेंज हो गया और आबदीन की ईमेल भी चेंज हो गई। यही पॉइंट था। जी सर, जी सर। तो अब ये हमारे पास ये अपडेट हो गया इस तरीके से। आप कोई भी रॉ पिक कर लो, उस्मान को अगर आपने उस्मान खान करना है या उस्मान सईद करना है, जो भी करना है, तो आप यहाँ पर इसको सिंपली अपडेट कर लो तो ये हमारे, और उसके बाद डिस्प्ले कर लो। अब क्योंकि हमने हर बटन के पीछे अपडेट लगाना था, लेकिन आप लोगों की फरमाइश पर अपडेट हटाना पड़ा, तो इसलिए बार बार डिस्प्ले का बटन हमें प्रेस करना पड़ रहा है। अब फाइनली अगला आखिरी मॉड्यूल है हमारे पास डिलीट का, कि भाई डिलीट किस तरीके से करना है। तो अब यहाँ पर चले आएंगे डिलीट के बटन पे। अब क्लास मुझे ये बताओ कि डिलीट विद रिस्पेक्ट टू किसके करवाएं। ये हमारे पास ऑप्शन है, डिलीट विद रिस्पेक्ट टू किससे करवाएं। हम लोग मोस्टली आईडी से करवाएंगे। इस कोड को आप कॉपी कर लो और यहाँ पर पेस्ट कर लो, लेकिन यहाँ पर अब इन 3 पैरामीटर की रिक्वायर्ड नहीं होगी और क्यूरी चेंज हो जाएगी। और क्यूरी क्या चेंज होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की क्यूरी चेंज हो जाएगी। डिलीट फ्रॉम पर्सन
और फिर उसके बाद यहाँ पे लिखोगे वेयर पी आई डी इक्वल टू @id, और यहाँ पे आईडी का वेरिएबल, आईडी की पैरामीटर की वैल्यू मिल रही है, देन एक्सिक्यूट नॉन क्यूरी। चलो भाई रिकॉर्ड, सॉरी मैंने जो है ना वो मैसेज चेंज नहीं किया, मैसेज चेंज कर लेते हैं ताकि कॉन्फ्लिक्ट पैदा ना हो। रिकॉर्ड डिलीटेड। अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं। अब यहाँ पर कोई भी रिकॉर्ड पिक कर लिया मैंने और इस रिकॉर्ड को यहाँ से डिलीट कर दिया, और जब मैं डिस्प्ले करूँगा तो यहाँ से मेरा रिकॉर्ड जो है डिलीट हो जाएगा। अब आपकी अपनी मर्जी, आप टेक्स्ट बॉक्स को क्लियर के लिए कोई मेथड बना लो या टेक्स्ट बॉक्स को क्लियर कर लो, वो सारी हुज्जत है, आप लोग को बता चुका हूँ पिछली क्लास में, वो आप लोग कर लेना। ठीक है भाई, यहाँ तक के कोई सवाल है तो भाई पूछ लें। सर एक दफा अपडेट का पैरामीटर वाला दोबारा देखा, नेट चला लो। बता देता हूँ, ये रहा भाई अपडेट। अपडेट की क्यूरी क्या है कि अपडेट पर्सन, सेट का कीवर्ड आता है, सेट के बाद आप कॉलम मेंशन करते हो कि जिन कॉलम को आपने ऑप्शनली, कॉमा का मतलब होता है ऑप्शनली, कि भाई आपने इसको अगर चेंज करना है तो इसके लिए ये वाला पैरामीटर की वैल्यू चाहिए होगी। इसके पैरामीटर की वैल्यू कहाँ से आएगी भाई? टेक्स्ट बॉक्स 1 से आएगी। ठीक है भाई, आ गई। ईमेल, ईमेल में इस पैरामीटर में वैल्यू रिक्वायर्ड है। अब जरूरी नहीं है क्लास के आप इसी पैटर्न से करो, आप डायरेक्ट यहाँ पर क्या करते हैं कि भाई सिंगल कोटेशन, उसके अंदर डबल कोटेशन, उसके अंदर कॉन्कैटिनेट करके टेक्स्ट बॉक्स का नाम लिख देते। ठीक है, ये दोनों तरीके हैं जी। ट्राई एंड कैच को हम अपडेट में भी लगा सकते हैं ना? सब में लगा सकते हैं आप, सब में लगा सकते हैं, क्योंकि एक लगा चुका था इसलिए मैंने नहीं लगाया, आप लोग नहीं लगाना लाजमी। ठीक है भाई, ये समझ में आनी चाहिए कि भाई ये क्लास क्या काम कर रही है, और एक्चुअल मैसेज अगर आपको इंप्लीमेंट करवाना है तो एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा, नहीं तो आप ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, आप अपना कुछ मीनिंगफुल एरर मैसेज भी जनरेट करवा सकते हैं। भाई लैब नंबर 3 ही चल रही है ये लैब नंबर 4 नहीं करी, अब 4 आएगी है, लैब नंबर 4। लैब नंबर 4 बेसिकली हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है उसमें, कि भाई लैब नंबर 4 क्या है? क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स हैं। थ्योरी की तो माशाल्लाह क्लासेस हो गई होंगी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कौन पढ़ा रहा है? सर उमैर? सर जुबैर। सर जुबैर पढ़ा रहे हैं, बेहतरीन। तो सर जुबैर ने क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के बारे में तो बात बताई होगी, पहली क्लास में बता दिया होगा। चलो ये मुझे बताओ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है क्या? आज चौथी लैब में हम लोग बात कर रहे हैं। सर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ये होता है कि हम लोग है ना एक क्लास होती है, क्लास के अंदर हम लोग ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं। क्लास के अंदर? क्लास के अंदर बेसिकली हम प्रोग्रामिंग इस तरह कर रहे होते हैं कि क्लासेस की हेल्प से। भाई सिंपली ये मुझे बताओ आप लोग पहले, इटसेल्फ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है क्या? सर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेसिकली कॉन्सेप्ट है, डिजाइन और पैटर्न दूसरी है। वेरी गुड। और ये बात है कि इससे जो है हमारी कोड की रीडेबिलिटी और रीयूजेबिलिटी होती है, कोड की, कोड स्मूथ हो जाता है और हमारा काफ़ी टाइम बचता है, लाइंस ऑफ कोड कम हो जाते हैं। और इसमें फिर वही बात आती है कि हम क्लासेस के अंदर जो है सारा काम कर रहे होते हैं, वो क्लासेस के डिफरेंट जगह पे ऑब्जेक्ट्स बन रहे होते हैं, उनको कॉल करके फिर डेटा मैनिपुलेट होता है। ठीक है, अगर हम रियल वर्ल्ड सिनेरियो में बात करें तो क्या ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एग्जिस्ट करती है? यस सर। कैसे, कहाँ, ये पूछना चाह रहा था सर जैसे कि एक क्लास होती है, उसके ऑब्जेक्ट्स होते हैं। अब एक क्लास है ह्यूमन, उसके अंदर ऑब्जेक्ट होंगे मेल और फीमेल। अच्छा, उसके अंदर फिर डिफरेंट एंटिटीज होती हैं, उनका कुछ बिहेवियर होते हैं, कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं उनके। सही है जी। और कोई बताना चाहेगा इस हवाले से? देखो सबने बिल्कुल सही बताई, जो जो बातें की बिल्कुल सही है, मैं निगलेक्ट नहीं करूंगा। सबसे पहली बात तो ये है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक डिजाइन पैटर्न है। सही है,
आप लोगों ने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल की, सी शार्प पे इम्प्लीमेंट कर रहे थे तो इसलिए विजुअल स्टूडियो पे इम्प्लीमेंट की, और लेकिन जो काम आप लोगों ने किया था वो मेन के अंदर किया था, ऐसा ही था। बस कोड शुरू हुए, बस एंड तक के कोड कंप्लीट कर दिया, लेकिन जो कुछ किया मेन के अंदर किया, लेकिन मेन से बाहर तब निकले होंगे जब आपने मेथड और फंक्शन पढ़े होंगे। सही कह रहा हूँ, ऐसे ही था। यस Yes, सर। sir. तो वो जो तरीकेकार था वो क्या था, प्रोसीजर प्रोग्रामिंग का पैटर्न था। वो भी एक डिजाइन पैटर्न था, बट वो प्रोसीजर प्रोग्रामिंग था कि बस आपने बस शुरू हुए बस खत्म कर दिया। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेसिकली एक इस टाइप का डिजाइन पैटर्न है कि जिसमें आप क्लासेस और ऑब्जेक्ट को लेते हुए चलते हो। मैंने अभी जो भी इम्प्लीमेंटेशन करी उसमें यकीनन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं, लेकिन पता भी नहीं चला जो कुछ विंडोज फॉर्म पे इम्प्लीमेंट किया। लेकिन एक्चुअल कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमें एक छोटी सी एप्लीकेशन, कंसोल एप्लीकेशन से लेके चढ़ना बहुत जरूरी है। डायरेक्ट विंडोज फॉर्म पे आएंगे तो सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि ये क्या है, कि नहीं समझ में आ रहा। तो इसलिए यहाँ पर कंसोल एप्लीकेशन मैंने आप लोगों के सामने ओपन करी। अब ये वो सेक्शन है कि विच इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कंसोल एप्लीकेशन मेन। ऐसे ही होता है ना कि जब कुछ नहीं आप अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं तो सबसे पहले आपका ये वाला कोड रन होता है, मेन सेक्शन। और फिर फॉर एग्जांपल कंसोल डॉट राइट लाइन करके या कंसोल डॉट रीड लाइन करके आप क्या करते हैं कि भाई वर्किंग करते हैं। तो यहां पर इसको प्रूफ करने के लिए अगर मैं यहां पर अपना नाम लिखता हूं ये, तो अब जब मैं अपनी एप्लीकेशन को रन करूंगा तो मेरी एप्लीकेशन का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, मेन सेक्शन होगा। और मेन सेक्शन में कौन सा कोड पड़ा हुआ है, मेरा नाम पड़ा हुआ। इज इट क्लियर? तो क्लास, अब इस पॉइंट को अपने जहन में रखिएगा क्योंकि अभी थोड़ी देर में इस पॉइंट को मैं दोबारा रिपीट करूंगा। क्लासेस और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट क्या है। क्लास याद रखिएगा कि दुनिया में जो भी ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है वो यकीनन किसी ना किसी क्लास से बिलोंग करता होगा। क्या ये बात गलत है या सही है? True, sir. सही है। बिल्कुल सही सही है। बात। हम अगर हम अपनी मिसाल ले लें तो हमारी भी तो कोई ना कोई क्लास है। मैं फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, मिडिल क्लास की बात नहीं कर रहा ठीक है, लेकिन जनरली दुनिया में जितने भी इंसान हैं उनको कहते तो इंसान है ना, दिस ऑल आर ह्यूमन, राइट। हम एनिमल तो नहीं कह सकते किसी को, ठीक है, या मैं और आप एनिमल की क्लास से तो बिलोंग नहीं कर सकते। हमारी एक क्लास है ह्यूमन बीइंग, राइट। ओवरऑल 85 ऑब्जेक्ट की एक ही क्लास होती है, लेकिन एक क्लास के 85 ऑब्जेक्ट होते हैं। तो अफान, आबदीन, अली, फजीन, अहमद, सारा जो भी हैं, दिस ऑल आर द ऑब्जेक्ट ऑफ ह्यूमन। इज इट ट्रू और नॉट? Yes, जी sir. सर। सही है, कह सकते हैं, क्योंकि हम क्या है, क्लास एक ही है हमारी। एक ही क्लास से मल्टीपल लोग जो हैं वो अपने एक यूनिक आईडी से, यूनिक नेम से क्या कर रहे हैं। क्या सर ने आपको ये बात बताई है कि एक क्लास के सेम नेम के 50 ऑब्जेक्ट हो सकते हैं? हो सकते हैं जी। सेम नेम के? नहीं हो सकते सर, नहीं हो No, सकते। sir. ये सवालों को जो है ना गौर से सुना करो। कैसे हो सकते हैं कि भाई फॉर एग्जाम्पल अगर फजीन नाम की या अली नाम के, हो सकता है लाखों करोड़ों लोग जो हैं दुनिया में एग्जिस्ट करते होंगे, पॉसिबल है, लेकिन यकीनन उनके पास कोई एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऐसी होगी कि जिसकी वजह से दे ऑल आर सेपरेट टू ईच अदर। फिंगरप्रिंट की तरह। फिंगरप्रिंट ले लो, बिल्कुल सही है। तो तमाम ह्यूमंस का फिंगरप्रिंट एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होता है, तभी उसको अब बजाय वेरिफिकेशन करने के लिए फिंगरप्रिंट ही तो यूज हो रहे हैं, वरना डाटा में डुप्लीकेशन आ सकती है।
तो इसी तरीके से क्लास क्या होती है, एक होती है और उससे बिलोंग उसके मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। अगर हम यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन में राइट क्लिक करके क्लास ऐड करवाएंगे और इस क्लास को नाम दे देते हैं, फॉर एग्जांपल ह्यूमन नाम दे देते हैं, ह्यूमन इटसेल्फ एक क्लास होती है। अब क्लास ध्यान में रखिएगा, अगर मैं इंसानों की बात करता हूँ तो हर इंसान के अंदर सिमिलर प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन आपस में डिफरेंट भी होती हैं। किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ नहीं है। किसी के पास किसी के पास जो है वो लिमिटेड चीजें हैं, किसी के पास जो है वो अनलिमिटेड चीजें हैं, किसी के पास कुछ है ही नहीं। तो क्या हम उनको क्लास से तो निकाल नहीं सकते ना। तो अब हमें पता है कि भाई जर्नल एट्रीब्यूट्स क्लास के अंदर क्या होते हैं, ह्यूमन के अंदर, कि भाई ह्यूमन की आंखें होती हैं, पाँव होते हैं, नाक होते हैं, और इसी तरीके से उसका कलर जो है वो कोई कुछ लोग गोरे होते हैं, कुछ लोग काले होते हैं, कुछ लोग जो हैं वो ब्राउन होते हैं, इसी तरीके से कुछ गंदमी कलर होते हैं। ये दीज ऑल आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ ह्यूमन। और एट्रीब्यूट में किसको कह रहा हूं कि भाई एक ह्यूमन के अंदर होता क्या है, एक जर्नल ह्यूमन के अंदर होता क्या है कि भाई आंखें होती हैं। अब किसी के पास, अब वो एक अलग बात है कि भाई आंखें काम कर रही हैं नहीं कर रही हैं, लेकिन आंखें तो होती है ना। अब नाक जो है वो किसी को नजला हुआ, वो चल रही है नहीं चल रही वो, लेकिन नाक तो है ना। तो इसी तरीके से क्लास के अंदर जर्नल एट्रीब्यूट क्या हुए ह्यूमन के, कि भाई उसकी आंख, पाँव, नाक, बोला बोला बोला। और अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करूं तो प्रॉपर्टीज क्या होंगे भाई, ह्यूमन दिखता कैसे है, कि भाई उसका कलर किस तरीके से है, उसके हेयर स्टाइल किस तरीके से है, कि जो उसके एट्रीब्यूट है वो दिखते किस तरीके से हैं। दिस ऑल आर प्रॉपर्टीज। क्या हर ह्यूमन का कोई ना कोई बिहेवियर होता है? जर्नल बिहेवियर क्या हो सकता है आपके हिसाब से? ह्यूमन का जर्नल बिहेवियर अच्छा क्या वो हो सकता है? इंटेलिजेंट है या नहीं है? नहीं, ये टॉकिंग प्रॉपर्टी आ स्पीकिंग। गई, ये प्रॉपर्टी इंटेलिजेंसी सर इज द वॉकिंग प्रॉपर्टी। टॉकिंग वगैरह ही होता बोलना। हाँ, वो बोल सकता है। फंक्शनैलिटी का मतलब होता है फंक्शन, वो क्या कर सकता है। ठीक है, अब एक कैलकुलेटर है, उसके अंदर में अगर पूछूं कि भाई उसके एट्रीब्यूट क्या है, तो भाई एट्रीब्यूट आप ये बताओगे कि भाई उसके अंदर डिफरेंट टाइप के बटन्स हैं, दिस ऑल आर एट्रीब्यूट। लेकिन मैं कहूं कि भाई कैलकुलेटर करता क्या है, तो कहोगे आप लोग कि भाई वो ऐड भी करवाता है, सब्ट्रैक्ट भी करवाता है, अर्थमेटिक ऑपरेशन भी परफॉर्म करवाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक भी सॉल्व करता है, और जो है वो पूरी इंटीग्रेशन सॉल्व कर देता है। दिस ऑल आर द फंक्शनैलिटी ऑफ दैट कैलकुलेटर, राइट। तो इसी तरीके से ह्यूमन के बिहेवियर, किसी भी क्लास के अंदर उसके एट्रीब्यूट भी होते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज भी होती हैं, और उसके बिहेवियर भी होते हैं। इन तमाम चीजों से मिलकर बनती है एक क्लास। तो हम यहाँ पे जर्नली क्लास किसकी बात कर रहे हैं? ह्यूमन। तो भाई ह्यूमन के अंदर अगर मैं उसके एट्रीब्यूट की बात करूं तो हर ह्यूमन का कोई ना कोई नेम होगा। तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि पब्लिक स्ट्रिंग, ये आ गया नेम, मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। इसी तरीके से पब्लिक इंटीजर एज, जो भी ह्यूमन होगा उसके कोई ना कोई एज भी होगी। दिस ऑल आर दी एट्रीब्यूट, जो जर्नल एट्रीब्यूट होते हैं। अब क्लास, किसी भी क्लास के अंदर एक ऐसा कोड होता है जो उस स्पेसिफिक क्लास का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जिसको मैं कहता हूं कंस्ट्रक्टर। मैं लिखता हूं, इसकी शॉर्ट फॉर्म बता देता हूं, CTOR लिखोगे और डबल टैप करोगे तो उस क्लास का कंस्ट्रक्टर आपको बना के दे देगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया कि भाई जब मैं अपनी कंसोल एप्लीकेशन को रन करता हूं तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, ये मेन सेक्शन। तो क्लास याद रखिएगा कि ये जो कंस्ट्रक्टर होता है ना, ये किसी भी क्लास का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, कि जब क्लास का ऑब्जेक्ट पास होगा सबसे पहले ये वाला कोड रन होगा। सही है, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द क्लास विच इज कंस्ट्रक्टर। सही, अभी सिर्फ इतना ध्यान में रखो। कंस्ट्रक्टर क्या होता है हमारे पास, कंस्ट्रक्टर को बनाने का तरीका क्या क्या होता है। कंस्ट्रक्टर की पूरी लैब हमारे पास, लैब नंबर 5 या 6 जो कंस्ट्रक्टर पे है,
उसमें कंस्ट्रक्टर की टाइप्स आ जाएंगी, वो एक अलग कहानी है। बट कंस्ट्रक्टर जो बनता है सेम नेम ऑफ द क्लास बनता है। लेकिन कंस्ट्रक्टर और मेथड में अगर मैं कहूं कि आप फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक मेथड बना देता हूँ पब्लिक वॉइड ह्यूमन के नाम से, सेम नेम ऑफ द क्लास, मेथड बन सकता है, पॉसिबिलिटी है। कैसे डिफरेंशिएट करोगे अगर मैं पूछूं कि भाई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंस्ट्रक्टर एंड मेथड, क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? सर मेथड में वॉइड आ रहा होता है। हाँ, तो याद रखिएगा कंस्ट्रक्टर हमेशा रिटर्न टाइप से पार्क होता है। कंस्ट्रक्टर हमेशा रिटर्न टाइप से पार्क होता है। इसमें ना तो इंटीजर अलाउ होता है, ठीक है, ना तो स्ट्रिंग अलाउ होता है, ना तो इसके अलावा कोई नॉन रिटर्न टाइप अलाउ होता, ठीक है। तो अब यहां पर ये कंस्ट्रक्टर नहीं बना, अब ये ह्यूमन बन गया, सेम नेम के दो मेथड बन गए। ये अब कंस्ट्रक्टर नहीं रहा। कंस्ट्रक्टर हमेशा क्या होता है कि भाई पहले पब्लिक का कीवर्ड आता है, देन उसके बाद सेम नेम ऑफ द क्लास शर्त है, और कंस्ट्रक्टर की पहचान ये है कि राउंड ब्रैकेट, सेम नेम ऑफ द क्लास और राउंड ब्रैकेट। अब राउंड ब्रैकेट तो इसमें भी है, लेकिन दूसरी पहचान क्या है कि भाई इसके पास वॉइड है, एक रिटर्न टाइप है, इसलिए ये मेथड है और ये जो है वो कंस्ट्रक्टर है। अब मैंने क्या किया कि भाई किसी भी क्लास का स्टार्टिंग पॉइंट मैं इसको कह रहा हूं, क्यों कह रहा हूं, मैं सिंपल इसको प्रूफ कर देता हूं कि मैंने यहां पर लिखा कंस्ट्रक्टर इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ह्यूमन। अब क्लास कंसोल डॉट राइट लाइन की स्टेटमेंट क्या होती है, प्रिंट करवाने के लिए, लेकिन ये स्टेटमेंट मैंने किसके अंदर लिखी, कंस्ट्रक्टर के अंदर। मैं कह रहा हूं कि भाई ये कंस्ट्रक्टर जो है इस ह्यूमन क्लास का स्टार्टिंग पॉइंट है, कि जब भी ह्यूमन क्लास इंस्टेंशिएट होगी, इसका ऑब्जेक्ट बनेगा, तो सबसे पहले उसका कंस्ट्रक्टर चलेगा। इसका प्रूफ